वेलकम अगेन। अब हम अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 1 से 16 तक लगा लिया था और आज जो कंपलसरी सेक्शन के 25 क्वेश्चन जो टोटल होते हैं 1 से 25 तक जो बचे हुए हमारे और क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्केल फैक्टर ऑफ एन एरियल फोटो ऑफ अ प्लेनर ग्राउंड सरफेस टेकन वर्टिकली डाउनवर्ड बाय ए कैमरा विद अ फोकल लेंथ ऑफ 300 mm फ्रॉम अ फ्लाइंग हाइट ऑफ 3000 मीटर इज। पहले तो हम ये बता दें कि ये आपका रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमको स्केल फैक्टर निकालना है। स्केल फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसे आप देख रहे हैं इस फिगर में। अगर आप देखेंगे तो स्केल फैक्टर होता है F/H, जहाँ पे F आपका फोकल लेंथ है और H आपका फ्लाइंग हाइट एबव द ग्राउंड लेवल है। जब आप वर्टिकली जब आपका कैमरा एकदम वर्टिकली होता है प्लेन से, तब की फोकल लेंथ है। अगर आपका कैमरा इंक्लाइंड होता है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वो अभी नहीं करते। जो हमको अभी क्वेश्चन दिए गए उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका स्केल फैक्टर हो गया F/H। आपको फोकल लेंथ दी गई है 300 mm और फ्लाइंग हाइट दी गई है 3000 मीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, ये mm है आपका, इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका E1:2 ये आपका 10,000 आता है। आपको पता है कि जो स्केल फैक्टर होता है या जो मैप का टोपोग्राफिक मैप हो या जियोलॉजिकल मैप हो, इसको हम 1:2 समथिंग लाइक लिखते हैं, इस 1:2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा 1:10,000। तो ये हम आपने निकाल लिया। तो अभी जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको आंसर नहीं दिया होता, आपको खुद निकालना होता है। तो आपका आंसर होगा 10,000 आपका। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जियो टेक्निकल का क्वेश्चन है। जैसा कि अप्लाइड जियोलॉजी के सेक्शन में पूछा जाता है, ये जियो टेक्निकल में आपका सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल दिया गया है, जिसको GS से शो करते हैं, और आपको वॉइड रेशो दिया गया है जो कि E से शो किया जाता है 0.5। हमको क्या निकालना है, द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल्स व्हेन इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है S की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकालना है और आपको डेंसिटी ऑफ द वाटर दी गई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला होता है आपका गामा बी, जब बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू E इंटू S। E आपका वाइड रेशियो, S ये आपका सेचुरेशन है, GS/1 + E इंटू गामा W, जहाँ गामा W डेंसिटी ऑफ द वाटर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल से 0.5 इंटू 1, यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, प्लस 2.5 ये आपकी GS की वैल्यू है 2.5, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 1 + 0.5। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 2000। तो आपका आंसर हो गया 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। और इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शंस में एक पेज अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आप देख सकते हैं। और अगर वो आपने कर लिया तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा है यहाँ पे न्यूक्लाइड A डीके टू न्यूक्लाइड B एक्सक्लूसिव थ्रू अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का डीके हो रहा है, जो कि आपका एक एलिमेंट है जो न्यूक्लाइड है वो A से B बन रहा है, सच दैट द मास, यहाँ पे जो मास नंबर है वो रिड्यूस बाय 32 हो रहा है और जो एटॉमिक नंबर है वो रिड्यूस बाय 10 हो रहा है। तो अगर जैसे कि हमने आपको बताया था, ये आपका सिमिलर टू क्वेश्चन 16 जो आपने किया था अभी इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, तो उसी तरह का है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन फॉर्म में तो क्या हो सकता है, A से B में आपका डीके हो रहा है YAZ। अगर Y आपका एटॉमिक नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में 10 का डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक मास में आपका 32 का डिक्रीज हो रहा है। और डीके किसका हो रहा है, अल्फा और बीटा का। अल्फा क्या होता है आपको पता है, अल्फा को आप 2He से डिनोट करते हैं और जो बीटा डीके होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको आप -1E0 से लिख सकते हैं। यहाँ पे M और N हमने क्वांटिटी लिखी है कि कितने अल्फा और या कितने बीटा डीके होंगे। तो अगर आप इसको इक्वेशन बेस करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होने चाहिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Z, यहाँ पे एटॉमिक मास का कोई भी नहीं ना, तो आपका ये 32 डीके होने के लिए तो Z = Z - 32 + M × 4। तो यहाँ पे आपका Z कैंसिल हो गया, 32 = 4M हो गया, तो M = आपका 8 आ गया। तो
तो 8 आ गया आपको। यहाँ पे अगर 8 पता चल गया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 16 हो गया, और यहाँ पे आपका 10 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, और यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो सीधा सीधा आपको आंसर पता चल गया कि नंबर ऑफ बीटा डीके कितना होगा, 6 होगा। अगर आप इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई माइनस 10 इंटू 8 इंटू प्लस 8 इंटू 2 माइनस यहाँ पे n इंटू ये आपका -1 जो होगा n इंटू 1 आ गया आपका। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी आपको 6 ही देगा। तो ये आपके ऊपर आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं ना। अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन भी ये आपका जियो टेक्निकल से रिलेटेड है। इसमें आपको यूसीएस की वैल्यू दी गई है और यंग मॉडुलस निकालना है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है और लेंथ दिया गया है, जिससे कि यूसीएस की वैल्यू निकाली जाती है। अगर आप यूसीएस जानते हैं तो यूसीएस में क्या होता है, आपका जो आपका फेल्योर लोड होता है, फेल्योर लोड डिवाइडेड बाई एरिया होता है। बट चूंकि आपको एरिया निकालने के लिए डायमीटर और लेंथ दिया गया है, बट यहाँ पे फेल्योर लोड नहीं दिया गया है, तो इसका कोई यूज़ नहीं ना। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई उसका यूज़ है भी कि नहीं है। तो चलिए इसका सलूशन निकालते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया कि डायमीटर का कोई यूज़ नहीं है, तो डायमीटर आप छोड़ दिए। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस दिया गया है। तो स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी गई है 100 मेगापास्कल। उसके बाद आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेन दिया गया है। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 0.2%। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.2/100 लिख सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू के लिए। सिंपली अगर आपको यंग मॉडुलस निकालना है तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता ही है कि यंग मॉडुलस आपको होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यहाँ पे आपका। और स्ट्रेस आपको कितना दिया गया, 100 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा, और प्लस 0.2 0.2 और है तो ये एक और 0 बढ़ जाएगा। तो ये आपका 500 हो गया। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो 50 इंटू 10⁻³ आप इसको लिख सकते हैं। मैंने 10⁻³ क्यों लिखा है, क्योंकि हमको एमपीए में इसका आंसर निकालना है। ये एमपीए में दिया गया है। एमपीए के बाद हमको इसको जीपीए में इसका आंसर निकालना है। तो 1 जीपीए इज इक्वल टू 10⁻³ एमपीए होता है। तो आप इसको सिंपली 50 जीपीए लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया 50 जीपीए। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आप बहुत आसानी से इसको न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मिड रोटेशन ब्रिजेस के बारे में, बट इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ना। ये सिंपली आपकी हाई स्कूल की जो फिजिक्स होती है उस पर रिलेटेड है, जिसमें आप वेलोसिटी निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही करना है। तो चलिए आगे कैसे करना है इसको वो देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जो मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू 0 है, फिर t इज इक्वल टू 1 है। तो 1 मतलब यहाँ पे मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं। अब ये आपका डिस्टेंस t से t0 पे जाने पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये 50 किलोमीटर कवर हो रहा है। और आपको 1 मिलियन के बारे में पता है यहाँ पे कि 1 मिलियन आप कैसे कह सकते हैं, 1 मिलियन 10⁻6 ईयर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर अपॉन 10⁻6 आपका ईयर हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये आपका, हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो ये आपका 1000 आ गया। ये आपका मीटर में हो गया, मीटर पर ईयर हो गया आपका। फिर इसको फिर और हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 10⁻³ हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो 10⁻² हो गया। ये सेंटीमीटर पर ईयर हो गया आपका। फिर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 50 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा सेंटीमीटर पर ईयर। फिर -1 का ये आपका 5 सेंटीमीटर पर ईयर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि ये हमारी जो वेलोसिटी आई है ये एक प्लेट की आई है, प्लेट ए की आई है। तो प्लेट बी की बात करेंगे, सारी इक्वेशन वही। तो प्लेट बी की भी जो वेलोसिटी आएगी, प्लेट बी की वेलोसिटी आपकी 5 सेंटीमीटर पर ईयर आएगी। बट यहाँ पे क्या है कि एक प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी प्लस v है तो इसकी माइनस v होगी। और आपको पता है जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो आपका क्या होगा, ये v1 हो गया तो ये v2 हो गया। v2 इज इक्वल टू -v और v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v और v2 इज इक्वल टू -v। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1 होता है। तो v2 आपका v हो गया, -v हो गया, फिर ये माइनस का आपका v हो गया। तो ये आपका एग्जैक्टली -2v हो जाएगा, मतलब ये ऐड हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर पर ईयर। रिलेटिव वेलोसिटी होने के बाद साइंस की हम बात नहीं करते। साइंस आपको पता चलेगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्जन पे जा रहा है, उससे मतलब नहीं ना। यहाँ पे सिर्फ साइन है जो कि वेक्टर के लिए यूज़ होगा। बट जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो रिलेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी वो 10 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 10 आ गया।
मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे हमको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है ऑफ अ वर्टिकल इंसिडेंट सेस्मिक वेव एट द इंटरफेरेंस बिटवीन लेयर 1 एंड लेयर 2। ये राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूला है, तो 2 फार्मूले में पहला आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या तो 1 माइनस RC से निकालें आप जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से, या डायरेक्ट आप 2Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 से निकालिए, जहाँ Z आपका इम्पीडेंस होता है उसको रो V मतलब रो 1 V1 अगर Z1 की बात कर रहे हैं, और Z2 आपका रो 2 V2 होगा, जहाँ V आपकी सेस्मिक की जो सेस्मिक सोर्स है उसकी वेलोसिटी है इन लेयर 1, और रो आपका डेंसिटी है लेयर 1 एंड लेयर 2 में। अगर रो 1 की बात करते हैं तो डेंसिटी इन लेयर 1 में होगी, और रो 2 की बात करते हैं तो डेंसिटी इन रो 2 में होगी। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला को बेस पे निकालते हैं तो 2Z1 मतलब रो 1 V1 अपॉन ये आपका रो 2 V2 प्लस रो 1 V1 हो गया। ये 2 इंटू रो 1 आपका कितना है, आपका 1200 इंटू V1 1 2, उसके बाद आपका आ गया, ये आपका हो गया 1200 इंटू 100, ये आपका रो 1 की वैल्यू हो गई, प्लस ये रो 2 V2 की बात करते हैं तो ये आपका होगा 1500 इंटू 1300। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपको आंसर दे देगा। ये आपका आंसर आएगा 0.762। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है, मैं कोई आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। और इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तो 0.726 तक आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 0.76। अगर आपको RC निकालना हो तो RC निकाल के भी कर सकते हैं। तो RC का फॉर्मूला होता है रो 2 V2 माइनस रो 1 V1 डिवाइडेड बाई रो 2 V2 प्लस रो 1 V1। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल के फिर TC निकाल सकते हैं, TC माइनस 1 माइनस RC। ये आपके ऊपर है, बट जब डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है तो इतना कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली TC का फॉर्मूला निकाल के हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन इसमें कुछ दिक्कत आती है, अगर नहीं होता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको शीट ही भेज दूंगा जहां मैंने सॉल्व किया है। फिर हमारे पास फिर जियोफिजिक्स का एक और क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पोर्शन में जियोफिजिक्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो जो जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा जियोफिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जियोफिजिक्स वाले हैं वो आराम से कंपलसरी क्वेश्चंस में से कम 10 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेंगे, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कंपलसरी सेक्शन को क्लियर करने में। तो ज्योमेट्रिक फैक्टर की बात करें तो ज्योमेट्रिक फैक्टर में अगर आपको याद हो, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये 2 पाई पहले होता है आपका, फिर उसके बाद आपका पहला डायपोल होता है, फिर उसके डिस्टेंस होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, C1 P1 माइनस C1 P2 पहले होगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आपको C2 की बात करें तो C2 P1 माइनस C2 P2। तो इस बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अब आपको ये जो C1 P1 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई, और C1 P2 की मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। फिर C2 P1 का बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, और C2 P2 की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला रख के इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है कि 2 पाई के बाद क्या होता है, ये 1/C1 P1 माइनस 1/C1 P2 एक ब्रैकेट में आपका रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस आपका C2 P1 माइनस C2 P2। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई ऊपर हमने लिख दिया। अब 1/C1 P1, C1 P1 मतलब C1 से P1 की डिस्टेंस आपकी 20 है, फिर माइनस 1/C1 P2, ये आपका 20 प्लस 10 है, इसका मतलब ये 30 है आपका। ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर माइनस साइन लगा। फिर इसकी बात करते हैं ये C2 P1 ये वाली डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ये 10 है, तो ये टोटल आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, ये 20 है आपका, ये मैंने 20 लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका एलसीएम लेते हैं तो आपका 600 आएगा, और यहाँ पे आपका 30 माइनस 20 आ जाएगा इन 1 ब्रैकेट। फिर यहाँ पे आप माइनस करते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी आपका 600 आएगा, ये 20 माइनस 30 आ गया। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई, ये आपका 600, ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 600 माइनस ये आपका इन ब्रैकेट में यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन बड़ा है तो आपका ये माइनस 10 बाई 600 आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। फिर 2 पाई यहाँ पे आपका 10, ये 0 आप हटा दिए तो ये आपका 1/60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60। इसका मतलब हो गया 2 पाई बाई 2/60, ये 2 कट गया, ये आपका 60 इंटू पाई आ गया। पाई की वैल्यू आप जो भी रखना चाहिए
22.14 या 22.7, ये आपके ऊपर है। जब आप रखेंगे तो ये 188.40 आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस तो निकालना है, तो मैंने ये आपका सॉल्व कर दिया। अगर आप 22/7 रख के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड हैं। फॉर्मूले की एक लिस्ट बन रही है, जो फिजिक्स में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जिससे क्वेश्चन आता है, वो भी आपको जल्दी ही डिलीवर कर दी जाएगी। Moving to the next question, in an electrometric measurement, the resulting field show a phase lag of 30 degree with respect to the primary field at the receiver coil. The ratio of in phase of quadrature component of the resulting field is, मतलब इन फेज टू क्वाड्रेचर का जो रेशियो है वो निकालना है। पहले हमको समझना पड़ेगा इन फेज का फॉर्मूला क्या है और क्वाड्रेचर का फॉर्मूला क्या है, तो उसी के बाद हम उसको डिवाइड करके उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप प्राइमरी फील्ड है और उसमें से जो लैग है, लैग कहेंगे अगर 30 डिग्री, तो सेकेंडरी फील्ड जो आपकी होती है वो क्या होगा, बेसिकली ये इन फेज कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग फील्ड टू क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टिंग फील्ड, ये आर आपका कॉमन है। उसके बाद cos 30/sin30 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, और ये मैंने निकाल भी दिया फॉर्मूले के लिए। तो 1.732 आया है, बट ये आया कहाँ से, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो वो कहाँ से है वो देख लेते हैं। आपका जो इन फेस होता है, इन फेस का फॉर्मूला होता है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की बात करें आर cos फाई होता है। जो फाई होता है आपका क्या कहते हैं, ये लैग एंगल होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है लैग एंगल आपका है। और आउट ऑफ द फेस की बात करें, आउट ऑफ द फेस जो होता है इसको क्वाड्रेचर भी बोलते हैं या इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो कोई भी वर्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फेस हो या इमेजिनरी हो, तो इसका मतलब यही क्वाड्रेचर ही होता है, जिसका भी फॉर्मूला आर sin फाई होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करना है, क्योंकि इन फेस टू आउट ऑफ द फेस का लेना है, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आपका आएगा, cos फाई अपॉन आर sin फाई। तो ये आपका कट जाए, तो या तो आप cos 30 लिख रहे हैं और sin 30 लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू लिखिए, या डायरेक्टली cot की वैल्यू लिख लीजिए। और इसको याद करने का मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आपको sin cos को, देखिए आप गेट में हैं तो इतना तो आपको अभी तक हो ही गया होगा कि सारी sin cos की वैल्यू याद है। पर अगर फिर भी नहीं याद है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पे अपनी 5 उंगलियों की बात करते हैं, ये हमारा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री होता है। तो हम sin 0 की बात करते हैं, तो ये sin 0 हो गया, sin 0 की फिंगर हो गई, इसके नीचे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है याद करने का, मैं लिख दूँ यहाँ पर √n/2 होता है। तो इसके नीचे अगर ये जो n होती है, नंबर ऑफ फिंगर्स होती है जिसको आप कंसीडर करें उसके नीचे, तो यहाँ पे n आपका 0 है, तो 0/2 का मतलब 0 हो गया। अगर आप 30 डिग्री की बात करें तो उसके नीचे एक उंगली है, 1 उंगली है, तो ये √1/2 हो गया। तो √1 होता है तो 1/2 हो गया। अगर हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे हमारी 2 उंगली है, तो ये √2/2 हो गया। आप जानते हैं कि √2/2 क्या होता है, √2/2 का मतलब होता है आपका 1/√2। अगर हम 60 डिग्री की बात करें, ये आपका जो 60 डिग्री है उसके नीचे हमारी 3 उंगली है, तो sin 60 की वैल्यू होगी sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। और जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं, इसके नीचे हमारी 4 उंगली है, 1, 2, 3, 4, तो sin 90 डिग्री की बात करते हैं तो √4/2 मतलब 2/2 मतलब 1 आ गया। अगर हम cos की बात करें तो इसी का उल्टा हो जाता है। जब हम cos की बात करते हैं तो ये आपका 0 है, तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 उंगली है, तो आप √4/2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है या भूल जाते हैं तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको याद करने के लिए कि कितनी उंगली आपकी नीचे आ रही है। ये आपका 0 का है, ये 30 का है, ये 45 का है, ये 60 का है और ये 90 का है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा जो कंपलसरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जूलॉजी जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर उसका होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होगा वो जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट का होगा, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन उनके लिए सॉल्व करूँगा, जो कि नंबर में 30 हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही आइसोस्टेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस होती हैं, आपका एरी हो गया और प्रैट हो गया, यही 2 मेन होती है, तीसरा भी है, उसमें डिटेल बात नहीं करते हैं। तो प्रैट का जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देख लेते हैं, तो उससे आपको बहुत आसानी से इस इक्वेशन को साफ करने में मदद मिलेगी। तो प्रैट आइसोस्टेसिस का जो फॉर्मूला है, ρ=ρc × c/h+c। यहाँ पे रो जो है आपकी न्यू डेंसिटी है, उसके बाद ρc क्या है, डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट है, फिर यहाँ पे c क्या है, ये थिकनेस ऑफ द क्रस्ट है, और h आपका क्या है, माउंटेन हाइट है जो ऊपर पोर्शन निकला हुआ है, फिर c फिर वही है द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट। तो हम सब की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, यो हमको निकालना है। रोसी आपको यहाँ के हिसाब से दिया गया है, ये 2800 है। फिर उसके बाद आपको हाइट दी गई है, यहाँ पे हाइट 4 किलोमीटर है, और सी जो थिकनेस है वो 28 किलोमीटर है। इसकी भी यूनिट लिख देते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, आपका 2800
इंटू सी का मतलब हो गया 28 अपॉन एच प्लस सी मतलब 28 प्लस सी मतलब 4 हो गया। तो ये आपका 28 इंटू 28 अपॉन 32, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 78400 डिवाइडेड बाई 32 आएगा, जो कि आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा। और इसको अगर ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपको 2450 की वैल्यू ये दे देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 2450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी के साथ ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। यहाँ पे हम वीडियो को विराम पे ला के छोड़ते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर ही सकते हैं, तो आप तो कम से कम लाइक कर ही दीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अब मैं इसके बाद 2019 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूँ, कि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये सीरीज़ ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि मैं पूरे के पूरे कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर देता गेट के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।